हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली बात तो कि आप देख रहे होंगे, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड चेंज है। तो दरअसल हुआ ये कि मेरे वीडियोस मेरा छोटा भगना भी देखता है, तो उसने कॉल किया और वही बोलने लगा कि मामू कम से कम बैकग्राउंड को चेंज कर लीजिए, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके इस फीडबैक पर मुझे भी लगा कि शायद सही बात है, बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगे तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो उसके इस फीडबैक पर मैंने काम किया और एक पर्दा लगाकर बैकग्राउंड को चेंज करने की कोशिश की है। तो आप भी यदि आपको लगे कि मैं कहीं कमी कर रहा हूं तो आप फीडबैक देने का ज़रूर कोशिश करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बात कि जब आप कमेंट करते हैं तो हर एक कमेंट का जवाब देना, उसी समय जवाब देना, फास्ट में रिप्लाई देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कभी कभी देरी हो जाए उसके लिए सॉरी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। एक भाई क्या बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर बिहार में ही है, मैं पर्सनली बिहार से ही हूँ। तो खैर, इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे इस पर भी जान लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना था कब से, तो हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद फिर एक कमेटी बैठी। तो आप सभी जानते होंगे कि कमेटी को 4 मार्च को रिपोर्ट देना है। तो 4 मार्च को रिपोर्ट देने के बाद ही एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा। फिर भी हम एक संभावना लगा कर चलें, सोच कर चलें। तो मान लीजिए कि 4 मार्च को वो रिपोर्ट देगी, तो 10 मार्च तक, मुझे ऐसा लगता है कि 10 मार्च तक डेट अनाउंस हो जाएंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के। तो यदि डेट अनाउंस भी होते हैं तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 23 से 25 मार्च के बीच में वो लोग हेल्ड करवाएंगे। यानी कि 23 से 25 मार्च से शुरू होने की प्रोसेस चल सकता है। और ग्रुप डी की बात रही तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम लास्ट वीक में मार्च का, जैसे 28-29 से शुरू हो सकता है, नहीं तो फिर 2 या 3 अप्रैल 2 या 3 अप्रैल से ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू होने की पूरी संभावना है। क्योंकि बोर्ड इसे टालने में और पोस्टपोन करने में, डिले करने का मेरे ख्याल से तो नहीं सोच रही है। तो यदि हम 2 या 3 अप्रैल को ही टारगेट करके आगे बढ़ें तो अब से हमारा अप्रोच क्या होगा, इस पर ही हम बात करेंगे। बहुत से बच्चों का अभी भी होगा कि उनका स्कोर जब वो सेट लगा रहे होंगे, सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो 40 से 50 के बीच में आ रहा होगा। तो वो अभी भी फ्रस्ट्रेट होंगे कि एग्ज़ाम अगर अप्रैल में होना है, अप्रैल का फर्स्ट वीक में होना है, तो 40-50 ही स्कोर हो रहा है। तो उनकी गलतियों को मैं बता दूं कि वो कहाँ गलती करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो गलतियों की बात करें तो गलती आप कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला मिस्टेक होता है कि आप सेट एनालाइज नहीं कर रहे हैं। सेट को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसे जांचना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपको इसके स्कोर को इम्प्रूव करने के अकॉर्डिंग। क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे सेट मार लेते हैं और सेट मारने के बाद वो स्कोर भी देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो सो जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरे सोने का अर्थ। वो सो जाते हैं और सेट में कहाँ गलती की है। जैसे मान लीजिए कि एक सीआई का क्वेश्चन हमसे सेट में नहीं बना, आप जान रहे हैं कि आपसे सेट में नहीं बना है, लेकिन दोबारा आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो उस पर काम करने का या सेट को बनाने का अप्रोच यही है कि यदि एक सवाल आपका सीआई का नहीं बना है तो इसके पूरे सवाल को उस दिन बनाने का कोशिश करिए। उस सवाल को तो सॉल्व करिए ही, साथ ही साथ उसके पूरे सवाल को जो भी आपने पढ़ा है उसे बनाने का कोशिश करिए। यही सबसे अच्छा अप्रोच होना चाहिए सेट को एनालिसिस करने का। मान लीजिए कि करंट अफेयर हम लगा रहे थे और करंट अफेयर में अवार्ड से कोई क्वेश्चन था कि पद्म विभूषण किसको मिला या पद्म भूषण किसको मिला, इस टाइप का क्वेश्चन था, या सैन्य अभ्यास का कोई भी क्वेश्चन था और वो हमसे नहीं हो पाया। तो सेट लगाने का, एनालिसिस का यही मतलब ही है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो उसके पूरे टॉपिक को आप क्लियर कर जाइए। उस दिन का आप टारगेट ही वही रखिए कि अवार्ड आज हमको पूरा कर लेना है। दैट मीन्स अवार्ड हमको कर लेना है।
अगली बार जब अगला दिन हम सेट देंगे तो अवार्ड से वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि अगला दिन का सेट में अवार्ड से ही क्वेश्चन आए, मैं मोटा मोटी इस चीज़ को मानकर चल रहा हूँ। तो यदि आपका 40 से 50 आ रहा है तो उसका मुख्य रीज़न तो सेट को आप अच्छा तरीक़ा से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़िए, क्योंकि समय कम है, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि आप पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ सोचते ही रहेंगे कि मेरा 40-50 आ रहा है, तो सोचने से तो ऐसा भी स्कोर इम्प्रूव होने वाला नहीं है। तो इस लास्ट समय में आप ऐसा क्या करें कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो। आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ें तो क्या शुरू से सब पढ़ें? नहीं, शुरू से आपको सभी कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको पहले कवर करना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं मैथ्स से, कि मैथ्स में किन किन टॉपिक्स को हमको शुरू में देखना चाहिए। तो नंबर सिस्टम में आप LCM HCF देख लीजिए शुरुआत में। ऐसे तो पढ़ना सभी है। यदि आप सेट में स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन कामों को करिए। HCF LCM देख लीजिए, उसके बाद CISI देख लीजिए, CISI परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पाई चार्ट। आप जब सेट मारते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि हाँ, इन टॉपिक्स को क्लियर करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन सेट में देखने को आपको मिलेगा। बोट एंड स्ट्रीम, फिर ट्रेन को भी देख लीजिए, टाइम एंड वर्क। ऐसे तो ओवरऑल सारा सेगमेंट ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता होगा। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को करिए एक एक दिन करके। ऐसे तो आपका सब किया ही हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आने वाला है, और आपका यदि नहीं किया हुआ है तो आप ऐसे भी सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। तो आपका, मैं मानता हूं कि आपका लगभग तो हो ही गया होगा। आप मिस कहाँ कर रहे हैं? तो आप मिस कर रहे हैं प्रैक्टिस नहीं करने। आपका स्कोर नहीं उठने का ये भी रीज़न है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैथ में वीक होने का मुझे लगता है कि मेन रीज़न क्या होता है, तो हम जहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो जो हमें नोट्स करवाते हैं वो हम कर लेते हैं, साथ ही वो जो असाइनमेंट देते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो उनके असाइनमेंट को हम सिर्फ करते हैं। तो ये गलत हो जाता है, इसी से स्कोर मुझे लगता है कि आपका नहीं ग्रो हो रहा है। साथ में एक बुक भी लीजिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप RS अग्रवाल का बुक लीजिए। बुक से क्या हो जाता है कि उसके उदाहरण भी, RS अग्रवाल का उदाहरण जब आप देखिएगा एग्जाम्पल्स, तो मुझे तो लगता है कि आधा क्वेश्चन ग्रुप डी का उससे भी आ जाता है। वो उदाहरण कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आप RS अग्रवाल की किताब बनाएंगे या आप बनाते होंगे तो आप जानते होंगे। तो एक बुक लीजिए, बुक से प्रैक्टिस करना शुरू किया। असाइनमेंट तो अब तक आप कर ही चुके होंगे, कर भी रहे होंगे, तो वो तो करिए ही। साथ में बुक का जो महत्व है, किताब का जो महत्व है, उसको समझिए और किताब लेकर किताब से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मैथ में, आपके क्वेश्चन को, आपकी एक्यूरेसी को, आपकी स्पीड को बढ़ाने में। आगे बात कर लेते हैं करेंट अफेयर का। मैं उन टॉपिक्स पर ही बात करूंगा जिनसे आपका स्कोर ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ पाएँ। 40-50 से आप 80 तक स्कोर कर पाएँ, तो इन टॉपिक्स पर ही आप काम करिएगा, तो आप देखिएगा कि आपका स्कोर सच में 40-50 से धीरे धीरे कैसे इम्प्रूव हो रहा है। करेंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि करेंट अफेयर में क्या होता है कि हम याद करते हैं फिर भूल भी जाते हैं। ये मेरे साथ अक्सर होता है, कोई नई बात नहीं है कि मैं अक्सर करंट अफेयर याद भी करता हूँ और भूल भी जाता हूँ। तो करंट अफेयर में चाहिए कि आप डेली बेसिस पर एक सेट लगाइए सिर्फ करंट अफेयर का। ऑनलाइन बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको करंट अफेयर के डेली के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो डेली के 10 क्वेश्चन कम से कम लगाइए डेली बेसिस पर। और एक यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, करंट अफेयर का डेली क्लास करिए आधा घंटा का। इससे आपका डेली का करंट अफेयर बना रहेगा। ये बेस्ट तरीका होगा करंट अफेयर को अच्छा करने का। और दूसरा तरीका है कि आप एक बुक ले लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप स्पीडी की बुक ले लीजिए। ओवरऑल सारा सेगमेंट यहीं क्लियर हो जाता है करंट अफेयर का। और स्पीडी के बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहले आप स्पोर्ट्स को देख लीजिए। स्पोर्ट्स देखिए, इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको हर बार रिपीटेडली आपको इससे देखने मिलेगा। सैन्य अभ्यास देख लीजिए,
भारत में प्रथम जो काम हुआ है, भारत में प्रथम अवार्ड को देख लीजिए। अभी हाल में जिनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका ये क्षेत्र देख लीजिए। जैसे हाल में ही लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए कि उनके बारे में, लता मंगेशकर जी के बारे में हल्का इन्फॉर्मेशन आप कहीं से इंटरनेट से सर्च करके उसको कलेक्ट करिए। साथ में ओलंपिक, स्पोर्ट्स में ओलंपिक, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप किताब खरीदेंगे और किताब आप पढ़ेंगे और सेट आप लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप डी की बात हो और ग्रुप डी के स्कोर इम्प्रूव करने की बात हो और हम साइंस की बात ना करें तो शायद स्कोर इम्प्रूव ही ना हो पाए। तो हम साइंस को देख लेते हैं। साइंस 25 नंबर का आता है, तो इसको इग्नोर करना मुझे लगता है कि आपके स्कोर को इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। और साइंस एक बहुत अच्छा तरीका है, साइंस को आप अच्छा करके आप अपना स्कोर बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, सेट में भी और वैसे भी। तो साइंस में आप किन किन टॉपिक को पढ़ें, तो मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीडी, तो स्पीडी बहुत अच्छा बुक है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें पढ़ना भी बहुत आसान होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि स्पीडी के लास्ट के मॉडल सेट आते हैं, उन मॉडल सेट को एक दिन में कम से कम 6 सेट आप आराम से कर लीजिएगा। कुछ पढ़ा हुआ भी पहले से भी आपका होगा, तो पहले मॉडल सेट कर लीजिए। और इधर विविध के तौर पर आपको हल्का दिखाई देता होगा, जैसे मिश्र धातु एवं उनके घटक, मैं लिख देता हूँ। लास्ट में आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर मिश्र धातु एवं उनके घटक, कुल तत्व, रोग तत्व, फिर यहाँ है यस्क। स्पीडी एक अच्छा बुक है, आपको यदि इंस्टेंटली स्कोर को इम्प्रूव करना है तो स्पीडी बहुत अच्छा बुक है। लास्ट के आप वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक उपकरण, लास्ट में ये, और इसमें एक होता है जैसे कि जीव विज्ञान है, तो लास्ट में ही आपको स्पीडी में मिलेगा कि जीव विज्ञान का पूरे मतलब कि क्वेश्चन को 2 से 3 पेज में दिया गया है। इसी तरह से आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगा और केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा कि तीनों के इस सेगमेंट को 3 से 4 पेज में पूरा क्वेश्चन आंसर के तौर पर दिया गया है। स्पीडी क्वेश्चन आंसर के तौर पर है तो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है और याद भी हो जाता है। तो यदि आप स्कोर सेट में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्पीडी पर काम पहले करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पीडी से क्वेश्चन नहीं लड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि बस लूसेंट ही आप पढ़ लो और लूसेंट से ही हो जाएगा। लूसेंट एक बहुत अच्छा बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लूसेंट हल्का समझना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लूसेंट में चीज़ें नोट्स के तौर पर दी हुई हैं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन स्पीडी में पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि हर एक चीज़ सजा कर भी दिया हुआ है और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ एक साथ दिया हुआ है। आपको लूसेंट में हर चीज़ को अलग अलग खोजना पड़ सकता है, लेकिन स्पीडी में जैसे आप बायोलॉजी का 3 से 4 पेज जब आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ लीजिएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि नहीं, बायोलॉजी का ओवरऑल क्वेश्चन, ओवरऑल सेटिंग को हम समझ चुके हैं। तो स्पीडी का इन सेगमेंट्स को करिए। साथ में अगर आप लूसेंट लिए हुए हैं तो लूसेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको परमाणु देखना चाहिए, उसके बाद आबंध देखना चाहिए, यानी कि बंधन देखना चाहिए आपको कि कौन सा बंधन, कौन सा बॉन्ड है, किसके साथ कौन सा बॉन्ड है। पीरियोडिक टेबल को देखना चाहिए, मेटल, नल मेटल देखना चाहिए। फिर अगर आप फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में सबसे पहले आप विविध को देखिए। लूसेंट में, मैं लूसेंट का बता रहा हूँ, सबसे पहले विविध को देखिए, कौन सा आविष्कार किसने किया है। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो सबसे पहले आप लाइट देख लीजिए, लाइट वेव देख लीजिए। ये वे टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर आपको क्वेश्चन लड़ता हुआ दिखेगा। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में तो न्यूमेरिकल का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी आप देखते चलिए, ताकि आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा काम इन 40 दिनों में कैसे करेंगे। यदि आप चाहें तो इन 40 दिनों में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इनमें से कोई भी टॉपिक अनजान लगे।
हर एक टॉपिक आपका जाना हुआ है, तभी आप एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन टॉपिक्स को आप नहीं जानते हैं। कमी कहाँ है? मैंने पहले भी कहा कि कमी यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो अब सोना बंद करिए, क्योंकि अब सोने से दोबारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला नहीं है। एक बार हो गया तो ये जो मौका, ये सुनहरा अवसर मिला है, ये 40 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, 50 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, पीछे भी टाइम मिला, तो ये जो सुनहरा मौका मिला है इसको मत गवाइए। जग जाइए और जग कर इन टॉपिक्स को करिए। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अदरवाइज़ यदि आपको ना कुछ समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। सेट एनालिसिस सेट बनाते रहिए, स्कोर आपका इम्प्रूव होगा ही, लेकिन सेट को अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए। अच्छा से एनालिसिस करने के बाद ही और उस पर काम करने के बाद ही आपका स्कोर बढ़ेगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आप खुद भी ऑब्ज़र्व करते होंगे जब आप सेट मारते होंगे तो कि हाँ, मुझे इन टॉपिक्स पर काम करना है, तो आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं समझ सकता। तो खुद की कमियों को देखकर उस पर काम करिए। अदरवाइज़ कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।